वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। चलो मैं अपने प्रवचन को दोबारा शुरू करता हूँ। आशा करता हूँ कि तुम्हारे पास पहले से ही पेन, पेज और पॉपकॉर्न होंगे। द 3 P's विच आर नेसेसरी टू एंजॉय अ BKP वीडियो। दोस्तों 1970-71 में इंडिया की GDP में सबसे ज्यादा हिस्सा था प्राइमरी सेक्टर का, और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की GDP ऑलमोस्ट बराबर थी। 2011-12 तक तीनों सेक्टर की GDP बहुत ज्यादा बढ़ी, लेकिन इस बार फर्स्ट पे टर्शरी था, सेकंड पे सेकेंडरी और थर्ड पे प्राइमरी। तो यारो ऐसा क्या हुआ कि 2011-12 में टर्शरी नंबर 1 पे आ गया? तो इसके सीधे सीधे 4 कारण बुक में दे रखे हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी हैं। पहली वजह ये है कि पुलिस स्टेशन, स्कूल, बैंक्स, हॉस्पिटल, आर्मी, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा ये सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं और इन्हें बेसिक सर्विस समझा जाता है, और गवर्नमेंट ने इन सभी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया और इन्हें डेवलप किया। सेकंड पॉइंट है, अभी कुछ 30-40 सालों में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं, और क्योंकि सब सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था, तो इन दोनों सेक्टर की डेवलपमेंट का फायदा टर्शरी सेक्टर को भी मिला और वो भी डेवलप हुआ। थर्ड पॉइंट है कि लोगों की इनकम टाइम के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गई, और अब वो खर्चा कर रहे हैं, जैसे बाहर मूवीज देखना, शॉपिंग करना, नुक्कड़ पे गोलगप्पे और समोसे खाना, प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना, और ये सब टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटीज हैं। फोर्थ पॉइंट है कि पिछले 20 सालों से एक नई इंडस्ट्री जिसका नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये बहुत तेजी से ग्रो हुई है, और IT टर्शरी सेक्टर में आती है। इसके एग्जाम्पल हैं गूगल, व्हाट्सएप, हाइक वगैरह वगैरह। लेकिन यार एग्जाम में तो 5 पॉइंट पूछे जाते हैं, और 5वां तुम ये लिख देना कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और फसलों का प्रोडक्शन बढ़ गया। तब फसलों के लिए ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ट्रेड जैसी चीजों की डिमांड बढ़ गई, और ये टर्शरी सेक्टर के पार्ट हैं। तो टर्शरी सेक्टर और भी ज्यादा डेवलप हो गया। चलो अब ये देखते हैं कि किस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि सबसे ज्यादा लोग, ऑलमोस्ट 49% पॉपुलेशन इंडिया की प्राइमरी सेक्टर में काम करती है, और 27% टर्शरी में, और बाकी बची 24% सेकेंडरी सेक्टर में काम करती है। लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह है कि GDP का सिर्फ 15% हिस्सा ही इंडिया के प्राइमरी सेक्टर से आता है, और ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा टर्शरी सेक्टर से आता है, और बाकी बचा सेकेंडरी सेक्टर से। तो अब देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर का GDP में सबसे ज्यादा हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उधर ही काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके बहुत सारे रीजन है। पहला तो ये है कि टर्शरी सेक्टर में एजुकेशन और स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है, और वो हर किसी के पास नहीं है, इसीलिए उसमें कम लोग हैं और प्राइमरी में ज़्यादा हैं। दूसरा, टर्शरी सेक्टर में बहुत कम जॉब्स जनरेट होती है या क्रिएट हो पाती हैं, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि मान लो 100 किसान हैं, अगर वो खेती बाड़ी करेंगे तो एक साल में मैक्सिमम, अगर भगवान की कृपा उन पर बरसती रही, तो 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। और वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप को देख लो, उनकी कंपनी में ऑलमोस्ट 1000 लोग काम करते थे, और उनकी कंपनी को फेसबुक ने 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में खरीद लिया। इसीलिए तुम सबको कहा जाता है बेटा IIT कर, 1 करोड़ का पैकेज लगेगा, और वो तो उनका स्टार्टिंग पैकेज होता है। और दूसरी तरफ एक किसान है जिसकी पूरी लाइफ की कमाई भी 1 करोड़ नहीं होती। अगर तुम्हें याद हो तो 9th में हमने डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था। इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। चलो जो भूल गए उन्हें याद दिला देता हूँ। अंडर एम्प्लॉयमेंट में ऐसा होता है, मान लो एक खेत पे सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है पर वहां 8 लोग काम कर रहे हैं,
तो इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसमें लेबर्स का एफर्ट डिवाइड हो जाता है। ये मेनली हमें प्राइमरी सेक्टर में ही देखने को मिलता है। और अगर हम अपनी गवर्नमेंट की माने तो इंडिया में लाखों लोग ऐसे ही फालतू में खेतों में काम कर रहे हैं, जबकि उनकी वहां पे जरूरत भी नहीं है। वैसे टर्शरी सेक्टर में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाता है, पर वो उस लेवल पे नहीं है जितना प्राइमरी सेक्टर में है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम्हारी कॉलोनी में एक बार्बर की जरूरत है, पर अगर वहां 2 बार्बर काम करने लग जाएंगे तो उन्हीं का नुकसान होगा, क्योंकि लोग तो लिमिटेड ही आएंगे, चाहे 1 बार्बर हो या 10 बार्बर। वैसे बार्बर से मुझे अपना एक किस्सा याद आ गया। मैं बाल कटवाने गया था और वहां पर मेरा रेगुलर वाला बार्बर नहीं था, तो मैं दूसरे से कटवाने लग गया। मैंने कहा, भाई आजकल स्पाइक्स फैशन में है, तो बढ़िया से स्पाइक्स बना दे, मतलब मैं सड़क पे चलूं ना तो सब मुझे ही देखें। और फिर जो उसने अपनी कलाकारी दिखाई मेरे बालों पे, बस भाई मैं तो देखता ही रह गया। क्या बेहुदा बाल काटे, मतलब वाहियात। एक तो मेरी शक्ल ही कुछ ज्यादा बढ़िया है और उस पर इसकी कलाकारी। फिर मैंने उससे पूछा, भाई कितने टाइम से बाल काट रहा है तू? तो वो बोला, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। मैंने कहा, सुन भाई एक काम कर, तू मुझे गंजा ही कर दे, ऐसी हालत में मैं ये दुकान छोड़ के नहीं जा सकता। कुछ भी कहो, मेरी एक इच्छा तो पूरी हो गई। जब भी मैं बाहर जाता था सब मेरी तरफ देखते थे, लेकिन मेरा लक अच्छा था, मैंने समर वेकेशन के टाइम पे बाल कटवाए, वरना स्कूल में तो मेरी थू थू हो जाती। तो अब बात ये आती है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और जो अनएम्प्लॉयड है उन्हें हम कैसे रोजगार दे सकते हैं। तो पहला तरीका है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें चीप एग्रीकल्चर लोन देके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, क्योंकि पहले वो साल में 1 क्रॉप उगाते थे, अब वो लोन के पैसों से ट्यूबवेल, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा लेके साल में 2-3 क्रॉप उगा पाएंगे और पूरे साल एम्प्लॉयड रहेंगे। सेकंड, सरकार हर विलेज को रोड से कनेक्ट कर सकती है और इससे ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर को बूस्ट दे सकती है और बहुत सारे लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एक तो मजदूरों को जो रोड्स बनाएंगे और दूसरा ऑटो और ट्रक ड्राइवर्स को। थर्ड, गवर्नमेंट सेमी रूरल एरियाज में फैक्ट्री सेटअप करके एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। जैसे मान लो एक एरिया में बहुत सारे गन्ने या शुगर केन कह लो, वो उगाए जाते हैं और शुगर या चीनी इन्हीं से बनती है, तो वहां गवर्नमेंट एक शुगर मिल सेटअप कर सकती है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, और इससे फार्मर्स के लिए भी अपनी क्रॉप्स बेचना इजी हो जाएगा। फोर्थ, जैसा कि तुम्हें पता है इंडिया में बहुत सारे यूथ्स हैं। ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन 5 से 29 की एज के बीच में है, पर इनमें से सिर्फ 50% बच्चे ही कॉलेज या स्कूल जाते हैं। प्लानिंग कमीशन के हिसाब से इंडिया में बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस की जरूरत है, तो अगर गवर्नमेंट वो बना दे तो 20 लाख लोगों को जॉब मिल सकती है। फिफ्थ, भाई इंडिया में हर एक चीज है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, लेक्स हैं, बीचेस हैं और न जाने कितने अजूबे, और ताजमहल की तो बात ही अलग है। अगर हम प्लानिंग कमीशन की माने तो इंडिया अगर टूरिज्म पे ध्यान देगा तो 35 लाख से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। पर ये सब लॉन्ग टर्म है, यानी इस सब को करने में 15-20 साल लग सकते हैं, और हमारी गवर्नमेंट होती है 5 साल के लिए, इसीलिए वो इन चीजों पे इतना ध्यान नहीं देती और शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाती है ताकि 1-2 साल में रिजल्ट्स दिखें, जिससे वो अगला इलेक्शन दोबारा जीत जाएं। और ऐसा ही एक शॉर्ट टर्म प्लान है नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 में आया था और अभी तक चल रहा है। काश तब इन्होंने नरेगा की जगह टूरिज्म और एजुकेशन पे ध्यान दिया होता तो इंडिया पता नहीं कहां पहुंच गया होता। वैसे तुम्हें याद तो होगा ही, 9th में नरेगा के बारे में पढ़ा था। क्या हुआ, दिमाग खाली खाली सा लग रहा है? चलो कोई नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। ये शुरू हुआ था 200 डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन बाद में इसे फैला दिया गया और अब ये टोटल 625 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट है।
इसके तहत जिन लोगों के पास काम नहीं होता उन्हें 100 दिन के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देती है, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती तो वो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे देती है, यानी उनसे बिना कोई काम करवाए उनको सैलरी दे दी जाती है। चलो यार, ये प्रवचन कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है, इसे यहीं समाप्त करते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जिसे जोर की लगी है वो हल्का होके आए, और जिन्हें नहीं लगी वो मेरे लिए एक गिलास पानी ले आए। गला सूख गया है बोल बोल के। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।